हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में मैं मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उनको सिलेक्ट करने के पीछे का रैशनल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकता है। अगर आपको भी मेरे पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने ऐसे लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप भी इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से रेफरेंस लेकर आपके इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसका भी एक रेफरेंस ले सकते हैं। आइए सबसे पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी मैं कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रायोरिटी 1 से लेकर प्रायोरिटी जो भी है 17-18 तक चला जाएगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है NBFC सेक्टर से, ये है बजाज फाइनेंस। अभी इस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करने का पर्पज़ है कि मतलब कंपनी का जो रिटेल लोन बुक है या फिर रिटेल सेक्टर में जिस तरीके से काम करती है और जिस तरीके की ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, यानी अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली बोलूँ तो इसको सिलेक्ट करने का रैशनल ये है कि इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 से लेकर 25% के CAGR एवरी ईयर फॉर द लाइक 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर तक मिल सकते हैं करके प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम आ सकते हैं या इतने मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इससे कम भी आए तो चलेंगे, क्योंकि मैं मेरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया हूँ एटलीस्ट लाइक 20% CAGR मुझे मेंटेन करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी मतलब इसको सबसे पहला एक प्रायोरिटी देके चल रहा हूँ और इसमें कुछ लाइक चेंजेस रहेंगे। मान लीजिए एक XYZ लाइक अमाउंट का आपका पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे क्या है आपके कुछ मतलब मान लीजिए 10-20% जो स्टॉक्स है वो 2-3 सालों में रन नहीं करेंगे। तो इतना अमाउंट जो है ना आपको आपके पोर्टफोलियो में एवरी ईयर ऐड करना है, यानी 1 से लेकर 2 कंपनीज ने ऐड करना है, सो दैट जो भी आपका XYZ अमाउंट है वो 20% से एटलीस्ट ग्रो होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डिकेड्स। ठीक है, ये एक वाला सबसे पहला बजाज फाइनेंस का है। सेकंड शेयर जो है उसका नाम है डीमार्ट। ठीक है, अभी डीमार्ट को सिलेक्ट करने का पीछे का रैशनल है, मैं खुद भी लाइक 5 से लेकर 10K का जो है शॉपिंग एवरी मंथ में डीमार्ट से करता हूँ और ये आने वाले 10 ईयर 15 ईयर तक चलती रहेगा। हो सकता है कि मेरी फैमिली जो भी है वो भी आगे आने वाले टाइम पे डीमार्ट से शॉपिंग करे। तो इनका जो बिजनेस है मुझे एटलीस्ट 15-20 ईयर्स 25 ईयर्स के लिए इजीली सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जो रिलायंस रिटेल है वो इसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन रिलायंस रिटेल के कंपेरिजन में 3 से लेकर 4x तक का ये वाला रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी जितना प्रॉफिटेबल डीमार्ट है उतना प्रॉफिटेबल दूसरा उस लैंड के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो ये एक इसका लीडरशिप है और इनके जो मैक्सिमम स्टोर्स है ना 80% से लेकर 85% वो खुद के लैंड के ऊपर है। तो इनको जो मतलब रेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है और इनको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता है। एक बार अगर वो स्टोर प्रॉपरली सेटअप हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो भी लोग मतलब विजिट करते हैं, जो भी कस्टमर जाएंगे वो वहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसलिए क्या है, इसके ऊपर भी मुझे लॉन्ग टर्म में एक तरीके से जो ये है मतलब रेवेन्यू की विजिबिलिटी वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देती है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अभी यहाँ पे क्या है, इसका वाला पी जनरली 125, 150 या फिर 200 के आसपास ट्रेड करता है। अभी बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वाला हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे आने वाले टाइम पे करेक्ट होगा। मेरा आपसे एक कंसर्न रहेगा, एक क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए डीमार्ट अगर इसी टाइप के रिवेन्यूज अगर 10 से लेकर 15 सालों तक जनरेट करता है, मानता हूँ मैं कि बेस बड़ा हो गया तो जो पहले 20-25%, 30% का जो फिगर आता था रेवेन्यू के इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में, वो हो सकता है थोड़ा सा 1-2% से 3-4% से कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मोनोपोली डिस्टर्ब हो गया। अगर कंसिस्टेंटली अगर ये ऑलरेडी अगर रिवेन्यू जनरेट करता रहा, प्रॉफिट जनरेट करता रहा, तो इसका पी मेंटेन रहेगा। अभी इसमें मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बता दूँ, क्योंकि डीमार्ट के लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिस तरीके का ऑफलाइन स्टोर है, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन में भी तो सर काफ़ी प्रेजेंस वगैरह चाहिए। देखो भाई, ऑनलाइन में जो है ना वो काफ़ी कम लोग शॉपिंग करते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है ट्रेंड वगैरह बढ़ जाए। मोर इंपॉर्टेंट जो रहेगा ना, इसेंशियल वगैरह हम लोग खुद जाके परचेस करेंगे या फिर खुद नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग मंथली या बाय मंथली तो यहाँ पे विजिट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाला इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो डीमार्ट की तरफ से ऑलरेडी ऑनलाइन के लिए भी जो भी उनका वाला डीमार्ट रेडी वाला जो चल रहा है वो उसमें भी प्रोग्रेस कर रहा है। रेवेन्यू वगैरह अच्छा खासा जंप हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आ रहा है और जितने भी प्लेयर है जो ऑनलाइन में अभी भी ऑपरेट करे वो सभी लॉस में है। ठीक है, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये वाला मॉडल जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं उसका कुछ गारंटी नहीं। तो आप आगे के बारे में ज़्यादा मतलब सोचिए मत उसके बारे में। और इसमें एग्जिट वाला एक ही स्ट्रैटेजी रहेगा, जब भी ये स्टॉक मान लीजिए 100 या 90 के पी के नीचे चला जाएगा तो समझ लेना अगर ग्रोथ स्लो हो गई और इसका अगर पी 90 से नीचे चला गया वो टाइम आ गया एग्जिट का। और अगर अकेला प्रॉफिटेबल प्लेयर रहा ना जो इफेक्टिवली अगर ऑपरेट करता रहा, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इसका वाला पी रेशियो जो है ना 100 के नीचे जाएगा आने वाले 10 सालों के बाद भी, 15 सालों के बाद भी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा वाला पर्सनल ओपिनियन है। थर्ड स्टॉक जिसको कि मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बड़ा वेटेज लेके चल रहा हूँ वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अभी ये ऑलरेडी वायर एंड केबल में एक तरीके का मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट 18 से लेकर 20% का इनके पास मार्केट शेयर अवेलेबल है वायर एंड केबल में। साथ ही में कंपनी FMEG में भी काम कर रही है और जो इसका वाला मार्जिन है अभी के लिए 11 से लेकर 13%, सेम काइंड का मार्जिन हैवेल्स का भी है। हैवेल्स एटलीस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो FMEG है उसमें एक तरीके से लीडरशिप है। लेकिन अगर पॉलीकैब आने वाले टाइम पर इवॉल्व होता है तो यहाँ पे इसका जो पी अभी ऑलमोस्ट 35 से 40 चलता है, ये 1.5x और बढ़ने का चांस रहेगा, यानी ये 60 वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे पी रेटिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है और साथ ही में ये कंसिस्टेंटली 18 से लेकर 20% की रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करने के लिए कैपेबल है। तो ये भी एक जो स्टॉक है ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म की एक विजिबिलिटी देता है। जो इंडस्ट्रियल जहाँ पे भी मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा, इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट होगा तो वायर एंड केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। साथ ही में हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के, इसमें भी इनके वाले जो भी वायर्स वगैरह डिफरेंट काइंड के वायर है वो भी काम में आएंगे। साथ में कंपनी ईपीसी में भी काम करती है। ऑलमोस्ट 400 या 500 करोड़ का मतलब अमाउंट रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, 400 या 500 करोड़ का एक ऑप्टिकल फाइबर का भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो कंपनी जो है एक प्रॉपर वे में जा रही है, जहाँ पे इसके रेवेन्यू में भी मुझे विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। और ये ऐसा सेक्टर में जो डिलीवर करती है प्रोडक्ट वगैरह, जहाँ पे कंपनी की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब रेवेन्यू की एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। और कंपनी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो अगर एक्सपोर्ट भी कंपनी ज़्यादा कर पाए डोमेस्टिक मार्केट के अलावा, तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि यस डेफिनेटली ये कंपनी में और अच्छे खासे तरीके से रेवेन्यू या फिर ग्रोथ आ सकते हैं। ये कंपनी ओवर द लाइक 13 ईयर्स 12 ईयर्स मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18 से लेकर 20% या 20 से लेकर 25% के CAGR आ सकते हैं करके। फोर्थ कंपनी जिसको मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। अभी इस कंपनी को सिलेक्ट करने का रीज़न यही है कि मतलब एग्री एज वेल एज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का डिमांड बना रहेगा, ठीक है, जो पाइप्स वगैरह उसके रिगार्डिंग और उसके रिलेटेड जो फिटिंग्स रहती है उसके रिगार्डिंगली। साथ ही में कंपनी टैंक वगैरह में भी काम करती है। तो यहाँ पे PVC सेक्टर में दो कंपनीज अच्छी लगती है, एक तो एस्ट्रल और दूसरा प्रिंस पाइप। तो मेरे पास एस्ट्रल भी है, इसके बाद में उसी को कवर करूँगा। अभी प्रिंस पाइप को थोड़ा सा हायर वेटेज दिया मैंने, उसके पीछे का भी रीज़न है क्योंकि प्रिंस पाइप जो है ना वो ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है कंपेयर टू द एस्ट्रल। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एस्ट्रल के जितने वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, लेकिन अगर प्रिंस पाइप अगर प्रॉपरली स्केल कर पाता है, क्योंकि एस्ट्रल भी पहले पाइप एंड फिटिंग में ही काम करता था, उसके बाद में वो एडहेसिव में आया, अभी उसके बाद कंपनी पेंट सेक्टर में भी एक्सपांड करने के लिए प्लान करे और दूसरे इसमें भी। तो प्रिंस पाइप के पास भी वो पाथवे ऑलरेडी अवेलेबल है कि जिस तरीके से एस्ट्रल ने किया उस तरीके से प्रिंस पाइप भी कर सकता है। अभी होगा नहीं होगा दैट्स द डिफरेंट थिंग, लेकिन कंपनी जो उसके पास डोमेन है जो पाइपिंग वगैरह का है, ठीक है, उसी के बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। तो ये कंपनी के पास से भी मैं 20 से लेकर 25% के CAGR एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कंपनी के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अलग अलग वे में जो है ऑपरेट कर सकती है। ऑलरेडी एस्ट्रल का उनके पास ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एस्ट्रल के जैसा हम लोग स्केल अप कर सकते हैं। अगर वैसे हुआ तो मुझे PE रेटिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ में इसका जो ग्रोथ है उसका भी मिलेगा। तो दोनों तरीके से हो सकता है कि रिटर्न अच्छा खासा बिल्ड हो जाए। इसके लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया है। और इसके बाद एस्ट्रल को सिलेक्ट करने का रीज़न है, अभी दोनों क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि दोनों भी प्रॉमिसेबल प्लेयर है, ठीक है। तो अभी एस्ट्रल को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि एस्ट्रल एक तरीके से इसमें जो भी फिटिंग्स पाइप वगैरह और उसके साथ अगर मैं एडिसिव में भी बोलूँ तो जब से स्टार्ट किया था इन्होंने 2-3 सालों के अंदर 30% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है एडिसिव से। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से एस्ट्रल भी ग्रो कर रहा है। और एस्ट्रल अभी मतलब पेंट सेक्टर में भी आने के लिए कोशिश कर रहा है और जो किचन वेयर रहता है ना उसमें भी आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो एस्ट्रल के पास भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, जिसके बेसिस पे वो जो नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर कर रहा है उसके साथ रिवेन्यूज और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए प्लान हो सकता है। कंपनी जो एक्सपेंशन करे ना उसमें कंपनी ने कहा था शायद 1500 करोड़ के रिवेन्यूज एडिशनल रिवेन्यूज जो अभी जो पाइपलाइन है उससे तो आएंगे, साथ ही में शायद 5 सालों के बाद या 5 सालों तक ऐसे 1500 करोड़ के रिवेन्यूज वगैरह और कंट्रीब्यूट होंगे करके कंपनी ने गाइड किया था। तो इनका भी एक मुझे जो एस्ट्रल है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर लगता है। ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी अच्छे खास रिटर्न दिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी आने वाले टाइम पे एटलीस्ट ये कंपनी 20 के CAGR तो 20% के CAGR तो मेंटेन करेंगे करके, ठीक है। और ये वाला जो भी मैं गाइड कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट आप समझ लीजिए 3 से लेकर 5 ईयर तक डेफिनेटली इस टाइप का सिनारियो होने का चांसेस है। क्योंकि 5 सालों के बाद क्या होगा सिनारियो वो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। 3 से लेकर 5 सालों तक का विजिबिलिटी मैक्सिमम कंपनियां दिखाती है और वहाँ तक का विजिबिलिटी हम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी 5 सालों के बाद कुछ अगर डिजास्टर हो गया तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए जो विजिबिलिटी है वो 3 से लेकर 5 सालों तक आप लेकर चल सकते हैं। और इसकी जो विजिबिलिटी है ना, मैं मतलब होल्डिंग कैपेसिटी कंपनीज के मतलब कंपनीज के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली मैं एटलीस्ट 15 से लेकर 20 ईयर्स तक लेके चल रहा हूँ। सो अभी तक हम लोगों ने बजाज फाइनेंस के ऊपर रिव्यू किया, देन डीमार्ट, देन पॉलीकैब, देन एस्ट्रल एंड प्रिंस, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 6th वाला जो स्टॉक है मेरे पास वो है क्लीन साइंस, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छा खासा वेटेज दिया। अभी क्लीन साइंस जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इसके ऊपर डाव खेलने का रीज़न एक है कि अगर आपको मैनेजमेंट सही मिल जाता है ना और वो अगर प्रॉपर वे में अगर काम करता है तो वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढ के देगा और जिससे हमारा वेल्थ वगैरह अच्छा खासा क्रिएट हो सकता है। अभी क्लीन साइंस में जो है वो स्टेडीली रिवेन्यू वगैरह इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ये इनका वाला लिस्टिंग मुझे लग रहा है 950 के आसपास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली इनका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद ये कंपनी लिस्ट हो जाता है कुछ 1700-1800 के आसपास आई बिलीव, या कुछ 1640 ऐसा कुछ है, ठीक है। 1700 आई थिंक उसके नियर अबाउट है। तो वहाँ से कंपनी 2500 गया था और उसके बाद दोबारा से नीचे करेक्ट होकर ये काफ़ी कम लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। करंटली ये शेयर जो है 1687 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग 900 के लेवल से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इसका पी जो है ना, यहाँ पे अभी तो हमें 73 दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसको IPO में मिला था उसके लिए ऑलमोस्ट 45 के आसपास का पी होगा, 40-45 का। तो इस पर्टिकुलर पी पे ये शेयर बिल्कुल भी महंगा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी हो सकता है 25 से लेकर 30% का जो जंप है रिवेन्यू में, क्योंकि कंपनी कैपेसिटी वगैरह एक्सपेंशन करे तो 20 से लेकर 25 से लेकर 30% का जो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन एज वेल एज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कंपनी प्रॉमिसिंग है उसके लिए 3 से लेकर 5 सालों तक। तो प्रॉब्लम यहाँ पे
पे क्या हो रहा है कि ये जहाँ पे हायर वैल्यूएशन पे ये लिस्ट हुई है, राइट, तो इसकी वजह से क्या है, ये पी मल्टीपल यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी कंपनी का गलती नहीं, क्योंकि मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। अभी मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर ग्रोथ नहीं आती तो इसके पी में डी रेटिंग होगी, ठीक है। अभी ये डी रेटिंग कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम मुझे लग रहा है ये 40 से लेकर 50 तक आ सकती है, या फिर 45 से लेकर 50, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर होना है। तो प्रिपेयर किस तरीके से होंगे, तो यहाँ पे अभी के लिए देखें तो कंपनी के रिजल्ट जो है वो अच्छा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उतना इंप्रूवमेंट नहीं है, मार्जिन वगैरह में डेंट है। तो यहाँ पे मेरा फिलोसॉफी है, मेरा बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 94 या 95 है, मैं 1600 कंसिडर कर रहा हूँ। अगर 1600 के नीचे अगर ये जाने की प्रोबेबिलिटी लगता है मुझे, वीकनेस अगर दिखाई दे, तो मैं 1600 पे एग्जिट हो जाऊँगा। फिर उसके बाद इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो 1450 का 1460 का मिलेगा, और उसके नीचे अगर गया तो 1200 मे बी 1250 60 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं वैल्यूएशन को भी कंसिडर कर रहा हूँ और ग्रोथ को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये मुझे आने वाले टाइम पे प्रॉमिसिंग लगता है, इसकी वजह से मैंने इसको एक तरीके से एक अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है। सो अभी तक जो स्टॉक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए वो एटलीस्ट 7% या उससे ज़्यादा के कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है। जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग 7% से ऊपर का वेटेज मैंने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को दिया हुआ है। अभी इससे नीचे यानी ऑलमोस्ट 4% 5% के आसपास वाले स्टॉक मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। उसमें से सबसे पहला स्टॉक रहेगा, अभी उसमें बाय नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं पोजीशन बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी। उसके बारे में मैंने आपको मतलब कई बार अपडेट वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसमें से पहला स्टॉक है एथर का, ठीक है। ये IPO जब आ रहा था तो उसी टाइम पे मैंने आपको अप्लाई करने के लिए बोला था, जो उसका वाला 650 के आसपास का प्राइस था, ठीक है। उसके बाद से जो है ना ये शेयर में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला हुआ है, और उसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रनअप दिखा है, लेकिन अभी के लेवल पे ये वीकनेस वगैरह दिखाई दे रहा है। आई एक्सपेक्ट कि ये लेवल और 760 750 तक दोबारा से आ जाना चाहिए। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, और किस लेवल पर लेना है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, सो दैट आपको एक थोड़ा सा एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। जून क्वार्टर के अगर नंबर देखेंगे तो 31 क्वार्टर के आ रहे हैं 32 के कंपेरिजन में, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में सेम है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आने वाले क्वार्टर में क्या होगा कि ये 3 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इसमें से मान लीजिए आप 25% का जो भी है अमाउंट निकाल दीजिए, उतना परसेंट जो है ना ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, क्योंकि कंपनी ने डेट ऑलरेडी पे किया है। कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करी, लेकिन इनका जो अच्छा खासा जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो 6 से लेकर 9 मंथ में, यानी आने वाले 2 से लेकर 3 क्वार्टर में होगा। तो उस टाइम पे इसका वैल्यूएशन कम होगा, लेकिन 2 से लेकर 3 क्वार्टर के बाद हमें ये अच्छा खासा एक लेवल पे दिखाई दे सकता है। इसीलिए क्या है, आने वाले क्वार्टर तक अगर ये लेवल हमें 760 के आसपास अगर मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल पे या फिर इसके बीच में, ये पर्टिकुलर रेंज के बीच में बाय करने के लिए सोचना है। क्योंकि जहाँ पे इनका जो प्राइस था ना 650 का, 644 या 650 के आसपास, कुछ 642 पे शायद आई बिलीव इनका वाला IPO आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो मैं इनका जो EPS है आने वाले 6 से लेकर 9 मंथ में, जो भी ट्रेलिंग 12 मंथ रहेगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट 10 का निकल गया। उसके अकॉर्डिंगली फिर भी देखें तो ये कंपनी 65 के P पे ट्रेड करेगा, लेकिन इस कंपनी का भी लाइक फर्स्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट वगैरह बना रहे इंडिया में, इसका इनका पोजीशन है, और ये काफ़ी लीडरशिप पोजीशन रखता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट में। और कंपनी क्या है ना R&D पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये 65 का जो है ना ये काफ़ी जल्दी हो सकता है कि ये 40 की वैल्यूएशन पे आ जाए, क्योंकि आने वाले 1 से लेकर 1.5 सालों तक अगर इनका वाला रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ गया ना तो ये 40 से लेकर 50 के रेंज पे PE के इस पे आ सकता है। अभी क्या है, केमिकल कंपनी को किसी को भी 60 देना इस तरीके से मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं, लेकिन जो कि ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, इसकी वजह से क्या है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रोथ से इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम होगा, पहले इसको भगा दिया जाए, फिर जब ग्रोथ एक्चुअल आएगी तब उसको थोड़ा सा और डाउन साइड कर देंगे। तो जो भी केमिकल कंपनीज है जिसमें आपको अच्छा खासा मोड दिखाई देता है लीडरशिप पोजीशन, उसको आप 50 के मैक्सिमम 50 के PE रेशियो पे ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो EPS आएगा उसके बाद, मतलब करंटली अगर ये 60 के PE पे ट्रेड कर रहा है और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट ये 60 से 50 के PE पे आ सकता है, तो आप 60 के PE पे भी पोजीशन बना सकते हैं, सो दैट जैसे वो रिजल्ट आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक्चुअली 50 के जो PE वैल्यूएशन पे उसी पे मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो कि मतलब 4 से लेके 5% के बीच में जो भी मैं होल्डिंग रख रहा हूँ उसमें नेक्स्ट नाम आ जाता है सुवेन फार्मास्यूटिकल का, ठीक है। ये कंपनी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CDMO में ज़्यादातर ये कंपनी काम करती है, ठीक है। अभी CDMO में भी क्या है कि मतलब किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ मिलकर ये कंपनी उनके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगी, या फिर कोई कंपनी जो है नई सी इनोवेशन करती है। तो ये कंपनी नई सी इनोवेशन करने वालों में से एक है जिसमें ये कंपनी जो न्यू केमिकल एंटिटी जो है इसका पर्टिकुलर डिस्कवरी करती है। ये नया ड्रग होता है, अगर ये मान लीजिए अगर ये सक्सेस हो गया फेज 3 ट्रायल के बाद, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बार अगर ये सक्सेस हो गया ना तो उससे जो भी रेवेन्यूज आएंगे ना इनके वाले, वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से, यानी एक्सेप्शनल नहीं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके का कंपनी रेवेन्यूज आ रहा था, अगर कोई मॉलिक्यूल सक्सेस हो जाता है तो सडनली ऐसे हो जाएगा, फिर और दोबारा से स्टैग्नेंट, फिर और ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का जम जो
जो है ना इस कंपनी में दिखाई दे सकता है। तो कंपनी के पास अभी आई बिलीव 3 या 5 मॉलिक्यूल ऐसे जो कि फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं। मान लीजिए कोई एक भी सक्सेसफुल अगर हो गया ना, इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कंपनी भी गाइड नहीं करती कि जब तक सक्सेस नहीं होगा ना तब तक आपको हम लोग बता नहीं सकते कि ये सक्सेस हुआ है करके। तो कंपनी ने जो है रिवेन्यूज़ में 10 से लेकर 15% का गाइडेंस दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 15 से लेकर 20 का पी देना चाहिए, ठीक है। बट जो कि ये कंपनी एनसी में है और इनके वाले ऑलरेडी कॉम्पिटिशन काफ़ी कम रहता है, एंट्री बैरियर काइंड ऑफ बिजनेस है इनका वाला। तो इसके वजह से अगर आप देखें ना तो इसको आप 25 के पी पे ले सकते हैं। लास्ट टाइम आपको अगर रिमेंबर होगा तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था और इसको मैंने ऑलमोस्ट 25 के वैल्यूएशन पे ऑलरेडी इसको परचेस किया। रिसेंट परचेस से मेरा वाला 455 के प्राइस पे। अभी इसको परचेस करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ये वाले रेवेन्यू छोड़ दीजिए, 378 करोड़ से काफ़ी बड़ा जंप था, लेकिन उसके बाद देखें ना तो स्लो एंड स्टेडी जंप है यहाँ पे। और इनके मार्जिन अगर देखेंगे ना तो ये मोर देन 40% के मेंटेन करेंगे करके मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया है। तो 44%, 45% के इनके वाले मार्जिन वगैरह आते हैं। वर्स्ट केस में भी 40% के आएंगे या 38, 39 के आएंगे। फिर भी जैसे सिनारियो इंप्रूव हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 40 के ऊपर, 42, 44 के ऊपर यहाँ पे ये ओपीएम में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी स्टेबल बिजनेस है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी रहेगी। अगर ये जो न्यू मॉलिक्यूल्स वगैरह है उसकी अगर डिस्कवरी अगर कर पाते हैं और उसके साथ साथ जो भी है मतलब इनका वाला कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर साइन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी रहेगी। और जो सेक्टर ये वाला पर्टिकुलरली 20-25 के पी पे जनरली ट्रेड करता है जो भी कंपनीज है। डिविज लैब एक ऐसा कंपनी है जो 35 से लेकर 40 के पी पे काम करता है, क्योंकि एक तरीके से सबसे बड़ा और मार्केट लीडर है जेनरिक एपीआईज में एज वेल एज सीडीओ में भी एक कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, डिविज के ऊपर। मैं अभी के लिए डिविज में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, आगे हो सकता है मैं प्लान करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक महीने सुवेन फार्मा का एक सीडीएमओ वाला अपॉर्चुनिटी लिया। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी मैं फार्मा सेक्टर में देख रहा हूँ इसमें भी मेरा वाला ऑलमोस्ट 4% के आसपास का स्टेक है, वो है सुप्रिया लाइफ साइंस, ठीक है। अभी सुप्रिया लाइफ साइंसेस का भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ईयरली जो भी रिवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी का यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल है, चेक कर सकते हैं आप सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो कंपनी ने ओपीएम के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया। अभी इतना ओपीएम बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये 4 साल पहले 10% के ओपीएम में काम करते थे, अभी 23% से 32 से 43 और 40% तक आ गए। अभी यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कौन सा मैंने रैशनल प्ले किया है, क्योंकि ये कंपनी का जब कॉन कॉल सुना मैंने तो कंपनी ने कहा है कि ये कंपनी अभी जो भी ड्रग्स इनके वाले मैक्सिमम ड्रग रेगुलेटेड मार्केट में सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, इनके ओपीएम में अच्छा खासा इनको एक एडवांटेज मिल रहा है। साथ ही में कंपनी न्यू जो भी मतलब एपीआईज है उनके ऊपर काम कर रही है और उसको अभी के लिए अनरेगुलेटेड मार्केट में ये कंपनी डालेगी। इसकी वजह से क्या होगी, कैटर करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओपीएम में थोड़ा सा डेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन रिवेन्यूज़ की इसमें और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है, क्योंकि नए सेगमेंट्स या नए एपीआई से इनको ऑलरेडी मतलब जो रिवेन्यूज है इनके वाले और प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूट होंगे। अभी जो कंपनी मान लीजिए अगर चलिए ठीक है 30 या 25 की अगर ओपीएम पे भी अगर ये काम करता है, ठीक है 30-32 पे भी अगर आप कंसिडर करते हैं और अच्छे खासे पैसे से अगर ये मान लीजिए 20% से ही अगर नेट प्रॉफिट अगर ये लाइक ये करते अगर जनरेट कर पाते तो यहाँ पे इसका पी देखिए ओनली 20 का चल रहा है, ठीक है। तो 20 के पी से ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 15 के पी पे, ठीक है 18 के पी पे। इसका लोवेस्ट वाला जो है ना 17.5 या 17.6 तक चला गया। तो यानी इसमें लोअर साइड का रिस्क काफ़ी कम है इस लेवल से, ठीक है इस लेवल से काफ़ी कम है। 310 का कुछ इसने मतलब एक दिन ये 292 गया था शायद ये लो वाला, तो ये 310 के आसपास मैंने कुछ इसमें स्टेक लिया था। उसके बाद मैं इसको ऑलमोस्ट 380 और 370 के पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हूँ। एक बार अगर इसके वाले Q1 के रिजल्ट आ जाते हैं और Q1 के रिजल्ट अगर अच्छे रहे और इसने अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग दी तो आप समझ लेना यहाँ से 10 से लेकर 15% के जो भी अपसाइड मोमेंटम है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं। तो कंपनी एपीआई सेगमेंट में काम करती है और एपीआई का अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि अभी भी चाइना जो है एपीआई में मार्केट लीडर है। काफ़ी सारी इंडियन कंपनी का भी डिपेंडेंस चाइना पे है। तो आने वाले टाइम पे होप थिंग्स विल लाइक अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगी और जो ये वाला है एपीआई सेगमेंट में लाइक इंडिया भी अच्छे खासे तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा होल वर्ल्ड के लिए। तो जो भी मैंने कंपनी डिस्कस की थी एथर, साथ ही में क्लीन साइंस, सुवेन फार्मा और ये वाला सुप्रिया लाइफ साइंस, तो सुवेन फार्मा को छोड़ के मुझे लगता है बाकी कंपनी जो है बेस छोटा है। ये कंपनीज आने वाले टाइम पे 20 से लेकर 25% की प्रॉफिटेबिलिटी तो एटलीस्ट दिखाएगी। तो यहाँ पे भी मुझे 20 से लेकर 25% के गेन मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गया। इसके साथ साथ अभी मैंने फार्मा में 2 बताया आपको, एक तो सीडीएमओ का हो गया और एपीआई वाला। अभी थर्ड जो कंपनी जिस पर मैं फोकस करता हूँ ये है सुप्रिया लाइफ साइंस और ये वाला सीडीएमओ में सुवेन फार्मा। थर्ड जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ वो पीरामल फार्मा लिमिटेड, ठीक है। अभी इस पर भी पोजीशन बनानी है, ठीक है। इसको भी मैं ऑलमोस्ट 5% का जो है ये अपना 4 से लेकर 5% का जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए ट्राई करूंगा, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज देने के लिए। अभी इसमें भी क्या है खास बात है पीपीएल में, राइट पीरामल फार्मा में आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कमिंग डीमर्जर है इस पर्टिकुलर ईयर का और मैं इस ईयर में आरती फार्मा और ये पीरामल फार्मा के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक पोर्टफोलियो नहीं, मैं 2 पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाला हूँ। एक का तो ऑलमोस्ट मेरा वाला पूरा बिल्डिंग वगैरह हो गया है, सेकंड का जो है ऑलमोस्ट कुछ पार्ट मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैं
जो आरती फार्मा लैब है उसको इंक्लूड करूँगा सेकंड वाले में, ठीक है। अभी यहाँ पे पीरामल फार्मा को इंक्लूड करने का रीज़न क्या है कि पीरामल फार्मा जो है ना 3 पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करता है। एक तो CDMO वाला है, और उनके बाद एक उनका वाला कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स का बिजनेस आ जाता है, और थर्ड वाला है इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर, ऐसा कुछ है, ICH है या। तो ये वाले ICH वाले जो प्रोडक्ट है ना, इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर, ये जो मेडिकल वगैरह में होते हैं ना, जो ऑन द काउंटर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो आपको अगर पता होगा तो आई से जो स्टार्ट होने वाले आई नो ओव्यूलेशन किट, IPL, उसके बाद आई थिंक आई कैन वाला टेस्टिंग वाला, उसके साथ साथ जो मॉइस्चराइजर भी इनका वाला लैक्टो कैलेमाइन शायद। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं इनके वाले ICH में। और साथ ही में कंपनी जो है ना कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स में भी एक तरीके से लीडरशिप रखती है, क्योंकि ये काफ़ी स्टैग्नेंट जो है और लाइक स्टेडी रेवेन्यू प्रोवाइड करता है अच्छे खासे मार्जिन के साथ। और CDMO में अभी ये कंपनी स्ट्रगल करे, क्योंकि ये CDMO जो इनका वाला ओवरऑल वर्ल्ड प्रेजेंट है, यानी मतलब कई सारे कंट्रीज़ में इनके वाले जो प्लांट है वो है, और किसी किसी जगह भी इनको जो सप्लाई जो चेन है उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से क्या है, CDMO का बिजनेस अभी थोड़ा सा उनका वाला मतलब ट्रबल में चल रहा है। तो ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा अगर ये थोड़ा सा और ट्रबल में रहता है और ये डिमर्ज होकर अगर अच्छे खासे लेवल पर मिल जाता है। तो ये कंपनी से भी मैं आने वाले टाइम पे फार्मा कंपनी से एटलीस्ट मैं 20% के एक्सपेक्ट करूंगा। तो चाहिए तो आप फार्मा से एक हाथ कंपनी कोई कम कर सकते हैं, जो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि फार्मा में ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नया कंपनी जब ऐड करूँगा तो बाकी कंपनी का वेटेज कम हो जाएगा। मेरा पर्टिकुलर जो अप्रोच है वो एटलीस्ट मैं 30 से लेके 50 के एक लाइक जहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्की बेट लग रहा है तो वैसे कंपनी में लगाता हूँ, और जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तो उसमें मैं 70 से लेके लाइक 1.2 लाख, ठीक है, यहाँ तक मैं लगाता हूँ। तो ये वाला मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी। कोई भी एक स्टॉक अगर मुझे आने वाले 20 से लेकर 25 सालों तक 50 टाइम्स या 100 टाइम्स का अगर रिटर्न दे देता है तो वो एक कंपनी ही जो है ना वो अच्छा खासा गेन दे देगा। अभी जितने भी मैंने कंपनीज आपके सामने बताया काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आने वाले टाइम पे अच्छे खासे रिटर्न देने के डिलीवर करने के चांसेस रखते हैं। 3 ऐसी कंपनीज है। एक तो दीपक नाइट्राइट, जो कि मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इनके भी रिवेन्यूज आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे तरीके से इंप्रूव होंगी। इस क्वार्टर में डेफिनेटली इनका रिजल्ट में डेंट आएगा, क्योंकि एक प्लांट में फायर लगा था, 1 मंथ के लिए ऑलमोस्ट वो शटडाउन में था, ठीक है। तो इसमें कुछ नंबर में डेंट मिलेगा, लोअर लेवल पर मिलता है, आप एक्यूमुलेट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 3% का स्टेक दिया हुआ है। सेकंड रहेगा हैप्पीएस्ट माइंड्स, ठीक है, और थर्ड रहेगा इन्फोबियंस टेक्नोलॉजी, इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट 3% का स्टेक दिया हुआ है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स में मैं हो सकता है आने वाले टाइम पे SIP के फॉर्म में कुछ स्टेक मतलब जो दूसरा पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा ऐड करता रहूँ। इस पोर्टफोलियो के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है, क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटी जो है मैं आने वाले टाइम पे और इसमें ऐड करने के लिए सोचूंगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड मोर देन 95-97% का जो रेवेन्यू है उनका वो डिजिटल सर्विसेज से आता है, और अभी के लिए तो वो हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम पे वो 50 या 40 के आसपास आ जाएगा। 40 से नीचे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 40-45 से, क्योंकि अकेला प्लेयर ऐसा है जो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो सिर्फ डिजिटल सर्विसेज से लाता है। दीपक नाइट्राइट को तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। और थर्ड वाला जो स्टॉक था वो है इन्फोबियंस टेक्नोलॉजी, तो इसको मैंने काफ़ी लो बेस पे लिया था ऑलमोस्ट। इसमें भी मुझे अच्छा खासा गेन मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड को भी मैंने अच्छे खासे लाइक 380 के लेवल पे ऑलमोस्ट मेरा वाला एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको हैप्पीएस्ट माइंड को एक्वायर किया था, तो उस टाइम पे 30 से लेकर 35 का पी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा था, तो उस टाइम पे लिया था। तो अभी मुझे हैप्पीएस्ट माइंड में पी का उतना कंफर्ट नहीं दिखाई देता है, बट आने वाले टाइम पे अगर ये थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है तो दूसरे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्विजिशन करने के लिए सोचूंगा। इन्फोबियंस के बारे में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। एक स्टॉक है जिसके अंदर मैंने पोजीशन लिया था, जिसका नाम है हेरंबा, बट इससे मैं थोड़ा सा एग्जिट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। अभी एग्जिट करने का रीज़न क्या है कि डिस्पाइट कंपनी अच्छे खासे तरीके से नंबर वगैरह प्रेजेंट कर पा रही है, लेकिन जब मैं इनके कॉन कॉल सुनता हूँ ना तो एक थोड़ा सा मुझे नेपोटिज्म काइंड ऑफ फीलिंग आ जाता है। और इसका तो छोड़िए, ये तो चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है ना, इनके जो सेकंड वाले प्रमोटर है सदाशिव शेट्टी, और उनके बेटे भी है, ठीक है, ये शायद मुझे लग रहा है उनके बेटे भी एक अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे हुए। तो ये कभी जो ये है ना कॉन्फ्रेंस कॉल, इसमें तो कभी आती नहीं, ठीक है, अर्निंग्स कॉल वगैरह में। तो यहाँ पे क्या है, 2 फैमिलीज़ है, एक तो रघुराम शेट्टी जी की है, और सेकंड है सदाशिव शेट्टी जी की। इनके भी बेटे यहाँ पे है और इनके भी बेटे यहाँ पे। तो ये क्या है, 2 फैमिलीज है यहाँ पे जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, कंपनी प्रॉमिसिंग है, बट मैनेजमेंट साइड से या फिर जो भी मतलब चीज़ें होती है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से, जो मैं बाकी कंपनीज बोला उसके भी मैं कॉन कॉल सुनता हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इनके जब सुनता हूँ तो थोड़ा मुझे लाइक डिस्ट्रेस लगता है, ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब सही नहीं लगती है। तो इसकी वजह से क्या आने वाले टाइम पे अगर ये अच्छा खासा अगर रनअप दे देता है, अगर मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ जाता है, तो हो सकता है मैं इसमें निकलने का प्लान करूँ, ठीक है। आपके पास अगर है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड से प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर मान लीजिए अगर प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह अगर फॉलो नहीं करता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप चाहे कितना भी कुछ हो जाए, उस कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ा सा ना कम ही मिलेगा बाकी के कंपेरिजन में। तो ये थोड़ा सा एक मुझे यहाँ पे रिस्क लगता है। तो इस रिस्क के अकॉर्डिंगली मैं गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा उसके ऊपर एक एग्जिट लेने के लिए सोच सकता हूँ। बाकी और मेरे पास 2 स्टॉक है
जिसके ऊपर मतलब मेरा काफ़ी कम अलोकेशन है, एक तो यशु इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अभी यशु इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मतलब कम अलोकेशन क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी इसका डेट टू रेशियो ऑलमोस्ट 2x चल रहा था, और कंपनी का जो एक्सपोजर है ना, तो कंपनी का एक्सपोजर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर वो काफ़ी कम था, ठीक है। अभी ये लास्ट के 2-3 महीना में मतलब इन्होंने ऑलरेडी कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है, और इनके भी कॉन कॉल सुने हैं मैंने, एक ही कॉन कॉल हुआ है, तो कॉन कॉल में तो इन्होंने अच्छा खासा गाइडेंस दिया हुआ है, लेकिन अभी इनको काफ़ी और मतलब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनके इसमें क्या हो रहा है, मतलब जितना कैपेसिटी उनका है उससे ऑलमोस्ट 100%, मतलब जितना है उतना 100% तो ये अभी एक्सपांड कर रहे हैं फेज़ 1 में। फेज़ 2 में जो है ना ऑलमोस्ट उतना ही दोबारा से कंट्रीब्यूट होगा, यानी अपने कैपेसिटी से 2x एक्सपेंशन आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में कंपनी करने के लिए प्लान करे। तो इसके लिए कंपनी के पास कुछ ऑलरेडी फंडिंग ली थी और कुछ डेट से कंपनी ये कर रही है, तो थोड़ा सा डेट साइड से मुझे इशू लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कम इस पे लिया था। और जिस टाइम पे मैंने लिया था कुछ 10 या 12 या 15 के पी पे चलता था, अभी 30 के पी पे हो गया, इसका पी रेटिंग हो गया, तो इसकी वजह से मैं इसमें पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अभी सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिनिमम वेटेज के साथ मेरे पास है, और एक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे जो है मैनेजमेंट साइड से या कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड से थोड़ा सा इशू लगता है, क्योंकि इतने सारे इसमें प्रमोटर है या फिर इतने सारे ग्रुप है, मतलब कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक भी किस तरीके से परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम पे थोड़ा सा डाउट है, इसकी वजह से इसको भी कमी वेटेज के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें हालांकि मुझे अच्छा खासा एक तरीके से गेन मिल रहा है, लेकिन कमी वेटेज के साथ मैं इसमें अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ कुछ 14-15 कंपनीज डिस्कस की हुई है। 2 कंपनी मेरे साइड से छूटी थी, एक है यमटा टेक्नोलॉजीज़। अभी ये यमटा टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर मैं ज़्यादा मतलब क्लीन साइंस के ऊपर इसमें भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मेरा, 2.5 से लेकर 3% का ये। तो यमटा टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, इसके ऊपर मैंने जो फोकस किया था वो जनरली क्लीन एनर्जी सेगमेंट जो है ना, उसमें कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% से आता है, तो एक थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड इसका वाला काम लग रहा था, इसकी वजह से इसको लिया था। उस टाइम पर इसका वाला वैल्यूएशन कुछ 90 के आसपास चलता था, उसके बाद एक वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा खासा बढ़ भी गया था, और दोबारा से वैल्यूएशन यहाँ पे डाउन हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा एक मतलब ऐसा बेट है कि सक्सेस हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी वजह से इसको कम परसेंटेज में लिया हुआ है। इसको भी मुझे अच्छे तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्लक्चुएशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस या फिर ओपीएम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं किस तरीके से ये पर्टिकुलर थीम काम करती है। इसमें ज़्यादातर क्लीन एनर्जी सेगमेंट में जो हाइड्रोजन बेसिस पे जो भी क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बेसिस पे इसको मैंने पर्टिकुलरली लिया था। और एक जो अपॉर्चुनिटी मैं मतलब 4% से लेकर 5% का बोला था, तो उसमें जो मैंने मेरे साइड से छूटा था वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अभी एप्टस जो है ये भी एक मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, और साथ ही में जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी लोन रिलेटेड थिंग है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये कंपनी ज़्यादातर मतलब फोकस करती है, और ये वही कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है, क्योंकि इनका वाला अगर रिवेन्यू का या फिर कोई भी फ्रंट में अगर देखें ना, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर इनके देखेंगे आप तो 7.25% है, जनरली एनबीएफसी के 3 से लेकर 4% या 2.5 या 2 से लेकर 3% इस टाइप के रहते हैं, इनके ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी इफेक्टिवली लाइक वर्क करती है, कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है। उस टाइम पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था, मोर देन 65 के पी पे 70 के पी पे ट्रेड करता था, अभी हाफ वैल्यूएशन आ गई है ऑलमोस्ट। तो इसकी वजह से क्या है, ये भी एक थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ गया है। और अगर इनके पीयर के साथ देखिए जो कि अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करे, तो एक होम फर्स्ट फाइनेंस है और आवास फाइनेंशियर्स है, ठीक है। इसका कंपेरिजन भी ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने किया था, चाहे तो आप वो वीडियो एक तरीके से वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग क्लियर लगता है, क्योंकि ये इनका प्रेजेंस जो है ना अभी के लिए 4 स्टेट में ही है, तो आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा अगर अदर स्टेट में भी अगर एक्सपेंशन कर पाए अच्छे तरीके से, और अगर उनमें भी अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से ये भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का अच्छा खासा हमें यहाँ पे फिगर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव है, और ओपीएम भी जो इनका वाला मोर देन 80% से मेंटेन हो रहा है लास्ट 3 ईयर से। यहाँ पे भी अगर आप ग्रोथ देखें तो मोर देन 25-30% से, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो मोर देन 30-40% से आती है। आने वाले टाइम पे हो सकता है बेस बढ़ा है तो 25 से लेकर 30% की मेंटेन रहे, लेकिन ये इस तरीके का रिटर्न डिलीवर करने के चांसेस रहेंगे। तो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दीपक नाइट्राइट, ये भी ऑलमोस्ट आने वाले 3 से लेकर 5 सालों तक 20% की CAGR दे सकता है, एप्टस भी दे सकता है। बाकी सुवेन फार्मा के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बाकी का अच्छा खासा रन देगा। यशो इंडस्ट्रीज भी आने वाले टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो वो भी अगर एक्सपेंशन अगर सक्सेसफुली हो जाता है और अच्छे खासे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होते हैं तो वो भी कंपनी अच्छे खासे देंगे। तो जो भी मैक्सिमम कंपनीज है वो मोर देन 20% के गेन देगी इस पर्टिकुलर इससे, मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंपनी में है और उनके पास रनवे जो है ग्रोथ के लिए वो काफ़ी अच्छा है। उसको देख के मैंने कंपनीज जो मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो इस पोर्टफोलियो में अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन होगा। और अगर आपके भी पोर्टफोलियो में अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए और अच्छे खासे परसेंटेज के साथ ग्रो करे। ये मेरा वाला पोर्टफोलियो है, इसमें अभी मैंने लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना है, मिड कैप में मीडियम, ऐसा कुछ ये नहीं है। मेरा जो
फोकस है, अच्छी कंपनी है, 8 से लेकर 10% या 12% के आसपास देना है। मीडियम कंपनी है जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डेविएशन आ सकता है, कंपनी अभी लिस्टेड है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको थोड़ा सा प्रूव करने देते हैं, तो वो वैसे कंपनी में लगभग 4 से लेकर 5%, 6% भी है किसी किसी कंपनी में। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक है कंपनी ओके है, मतलब ये वाला देखेंगे मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पे 2.5 से लेकर 3% का दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, सभी सेगमेंट आ गए, यहाँ पे NBFC भी आ गया, यानी फाइनेंस सेक्टर आ गया ऑलमोस्ट, रिटेल सेक्टर को भी कवर किया है, उसके बाद वायर एंड केबल भी है, पाइप सेक्टर भी है, उसके साथ साथ इसका वाला भी है अपना ब्रोकिंग रिलेटेड भी है, और फार्मा भी है, IT सेक्टर भी है। तो कई सारे कई सारे सेक्टर जो है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, मिड स्मॉल मीडियम कैप में भी प्रॉपर तरीके से, मतलब अलोकेशन का तो मैं एकदम से ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही मैंने फॉलो किया है करके, लेकिन मेरा अप्रोच मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से करता हूँ। क्योंकि यहाँ से अगर देखो ना, मैं मेरा वाला प्रोफाइल में बता देता हूँ आपको, रिस्क प्रोफाइल यहाँ से मैं हो सकता है कि एवरी मंथ मैं 40 से लेकर 50 के एक कंपनी में लगा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा वाला पोटेंशियल है, क्योंकि मेरा सेविंग इतना आ जाता है, ठीक है। तो एक मंथ में मुझे अगर कुछ लगा कि ये कंपनी अच्छा खासा थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मैं एक मंथ के अंदर उसमें 4 से लेकर 5%, 6% का, 8% का, इस तरीके का भी मैं पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से क्या है ना, मुझे 40-50,000 लगाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगता है। छोटे साइज़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहाँ पे इस तरीके से किया था कि वो कंपनी थोड़ा सा उस टाइम पे जो पी जो है वो कम पी पे मिल रहा था, और ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर दिखाई दे रहा था। तो उस टाइप का वहाँ पे ये किया हुआ है। और उसमें से कोई अगर प्रॉपर कंपनी अगर प्रॉपर ग्रोथ दिखा रहा है ऐसे लगेगा, तो मैं सेकंड पोर्टफोलियो में ऑलरेडी उसको ऐड करके और मेरा जो वेटेज है उसमें बढ़ाऊंगा। लेकिन ये पोर्टफोलियो के लिए मैं ये वाला पर्टिकुलर फिलोसॉफी फॉलो करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी एक अच्छे तरीके का नॉलेज आ जाएगा। और अगर कुछ करेक्शन है मेरे पोर्टफोलियो में या आपके पोर्टफोलियो में, तो आप गाइड कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो का भी मुझे जो है बता सकते हैं, उसमें कुछ कंपनी अनप्रॉमिसेबल अगर लगी मुझे, या फिर कुछ किसी कंपनी के बारे में आपको कुछ छोटा सा फीडबैक वगैरह चाहिए, तो मैं उसके लिए भी हेल्प कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो ये फर्स्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।